कहानी आंदोलन का सूत्रपात 1960 के दशक में नई कहानी के विरोध में हुआ। यह फ्रांस के एंटी स्टोरी मूवमेंट से प्रभावित आंदोलन है। इस आंदोलन की कहानियों में जीवन के प्रति अस्वीकार्य का भाव वैसे ही दिखता है जैसे कविता की कविताओं में दिखाई पड़ता है। सभी मूल्यों में गहरी अनास्था प्रकट करती है। यह कहानी धारा अजनबीपन एवं निरर्थकता बोध को प्रश्रय देती है। गंगा प्रसाद विमल की प्रश्न चिन्ह, दूधनाथ सिंह की रिच, रविंद्रनाथ कालिया की 9 साल छोटी पत्नी, अवध नारायण सिंह की आकाश का दबाव आदि कहानी के कुछ प्रमुख उदाहरण है। कहानी आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जीवन मूल्यों के का तिरस्कार। कहानी जीवन मूल्यों को चुनौती देती हुई कुछ नए प्रश्न उपस्थित करती हैं। यही कारण है कि इसमें भावबोध के धरातल पर आत्मपीड़न, उब, अकेलापन, अजनबीपन तथा विसंगति का चित्रण दिखाई देता है। यह वह दर्शन है जिसके घेरे में कहानी का बोध फंसा हुआ है तथा इसी कारण से कहानी में पारंपरिक कथा धाराओं, अभिव्यक्ति के शिल्प और रचनात्मक मूल्यों की निर्मम अस्वीकृति का दर्शन होता है। डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल कहानी की को व्याख्यात करते हुए कहते हैं, कहानी कथा के स्वीकृत आधारों का विशेष तथा किसी भी तरह के मूल्य स्थापना का अस्वीकार है। परंपरा का पूर्ण नकार। कहानी पुरानी व्यवस्था से कोई संबंध नहीं रखनी चाहती, बल्कि उसके प्रति नफरत और गुस्से की आग से जल रही मालूम पड़ती है। पुरानी पीढ़ी के प्रति, विशेष रूप से बूढ़ी माँ और बूढ़े बाप के प्रति कहानी ने काफी आक्रोश प्रकट किया। कहानी में पति और पत्नी के दाम्पत्य जीवन के पुराने मूल्य, सात्वित्व, पतिव्रत आदि भी ध्वस्त होते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ पति पत्नी में आत्मीयता और अंतरंगता की जगह घुटन, तनाव और नफरत ने ले ली है। अतिशय आधुनिकता। कहानी अतिशय आधुनिकता पर जोर देती है और इसी कारण से वह समाज से कट जाती है। कहानी संबंधहीनता तथा संबंध भाव की स्थितियों को उभारती है। इसमें संबंधों के जिस संसार का चित्रण है वह बहुत भयावह, तकलीफ देह और निर्मम है। कहानी में व्यक्ति की निराशा, कुंठा और पराजय का चित्रण अधिक किया गया है तथा कहानी आम आदमी की जिंदगी की मूल समस्याओं से कटी हुई है। निरर्थकता बोध को कहानीकारों ने पर्याप्त रूप से रेखांकित किया है। इसी तरह इस पर विदेशी आधुनिकता का प्रभाव अधिक है। यौन उन्मुक्तता कहानी में पर पुरुष या पर स्त्री के साथ संभोग के दृश्यों का वर्णन विस्तार से हुआ है। इसके अतिरिक्त कहानी के अंतर्गत समलैंगिक संपर्क तथा पशु संपर्क की कहानियां भी लिखी गई हैं। वस्तुतः कहानीकारों ने यौन संबंधों को बहुत अधिक महत्व दिया है। शिल्पगत अमूर्तता। शिल्प के स्तर पर कहानी आंदोलन पारंपरिक शिल्प का विरोध तो कराता ही है, साथ ही नए शिल्प के प्रति भी उदासीन है। यह एक शिल्पहीन आंदोलन है। यह अनुभव सत्य को यथार्थ रूप में अभिव्यक्त करने के लिए ही अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करता है और कहानी के पात्र प्रतीक रूप में स्थिति का संकेत देते हैं। कई जगह पात्रों के नाम भी नहीं होते, बल्कि स्थिति का अमूर्त प्रभाव पैदा करने के लिए क, ख, ग को संकेत रूप में पात्र मान लेते हैं। इसके अतिरिक्त कहानी में जहाँ एक और शिल्प विघटन का सुंदर रूप दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर कहानी फैंटिस, डायरी, मोनोलोग, स्मरण, आत्मप्रबल तथा अन्य विधाओं की विशेषताओं लिए हुए हैं। कहीं कहीं कहानी के शिल्प में अस्वाभाविकता दिखाई देती है, तो दूसरी ओर उसमें समरसता, नाटकीयता तथा आकस्मिकता का प्रभाव भी दिखाई देता है। कुल मिलाकर कहानी अमूर्त शैली को लेकर चलती है। समानांतर कहानी आंदोलन 8वें दशक में कथाकार कमलेश्वर द्वारा चलाया गया महत्वपूर्ण कहानी आंदोलन है। सन 1972 में एक और सारिका पत्रिका तथा दूसरी ओर समानांतर प्रथम कहानी संग्रह के माध्यम से कमलेश्वर ने इस आंदोलन को क्रमशः
आलोचना तथा रचना के धरातल पर प्रतिफलित किया। सारिका पत्रिका के अक्टूबर 1974 में लगातार 10 अंकों की एक श्रृंखला समानांतर कहानी विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई। पुनः 1977 में 3 विशेषांक और निकाले गए। कमलेश्वर कामतानाथ, इब्राहिम शरीफ, सतीश जमाली आदि इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख कहानीकार हैं। समानांतर कहानी आंदोलन की पृष्ठभूमि में 7वें दशक के अंत में जन्म लेती यह अनुभव था कि देश में आम आदमी का एक बहुत बड़ा वर्ग कहानियों से उपेक्षित हो गया है। आम आदमी को ही केंद्र में रखकर इन आंदोलनों से जुड़े कहानीकारों ने कहानियों का सृजन किया। इस आंदोलन के कहानीकार वामपंथ के इस विचार से सहमत थे कि साहित्य के केंद्र में आम आदमी होना चाहिए, किंतु वे समाजवादियों के सर्वहारा चिंतन से सहमत नहीं थे। इनके अनुसार सर्वहारा एक खास सिद्धांत से जुड़ा शब्द है और यह भारत में आम आदमी की समग्रता के प्रति न्याय नहीं कर सकता है। समानांतर कथाकारों ने देश में आम आदमी के आर्थिक अभाव, संघर्ष और समस्याओं को पहचाना और इसी चेतना ने उन्हें आम आदमी को साहित्य के केंद्र में लाने की प्रेरणा दी। समानांतर कहानी के 2 पक्ष हैं। एक पक्ष में वह उन सारी शक्तियों के उन्मूलन का स्वघोष करता है जिनके कारण वर्तमान समाज में सामान्य आदमी ऐसे दमघोटू वातावरण में रहता है जहां उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति का आधार भी लुप्त हो गया है। दूसरे पक्ष में आम आदमी के संघर्ष की अभिव्यक्ति की गई है। आम आदमी का संघर्ष उस शोषण प्रधान व्यवस्था से है जिसमें सामंतवादी, पूंजीवादी और संप्रदायवादी शक्तियों की साजिश शामिल है। समानांतर कहानी में इस संघर्ष को बखूबी चित्रित किया गया है। समानांतर कहानी संस्थाओं और व्यवस्थाओं के वर्ग चरित्र की पहचान करती है तथा उन्हें बेनकाब करती है। समानांतर कहानी में शिल्प का आग्रह नहीं है। कहानी को अमूर्त बनाने वाले शिल्पगत तत्वों, बिंबों, प्रतीकों आदि का निषेध है। विषय के अनुरूप भाषा रूपाकार ग्रहण करती चलती है। वह सहज, वेधक तथा अनौपचारिक है। जवाहर सिंह की गुस्से में आदमी, हिमांशु जोशी की जलते हुए डैने, स्वदेशी दीपक की तमाशा, आलम शाह खां की पाराई प्यास का सफर, गंगा प्रसाद विमल की उसकी पहचान आदि प्रमुख समानांतर कहानियां हैं। यदि हम समानांतर कहानी आंदोलन की उपलब्धि की बातें करें तो हम इसकी निम्नलिखित उपलब्धियों का रेखांकित कर सकते हैं। 7वें दशक के अंत में हिंदी कहानी में एक अवरोध दिखाई देता है। इसके समानांतर कहानी ने तोड़ा। भावद्रव्य में जकड़ी कहानी को समानांतर कहानी ने आम आदमी की पीड़ा से जोड़ने का काम किया। इसने हिंदी कहानी को आत्मकेंद्रित अनुभववाद से मुक्ति दिलाई। इसमें व्यक्ति की असहायता, मूल्यहीनता, नैतिक संकट आदि को विस्तृत सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा गया। इसमें आम आदमी के संघर्ष के लिए समग्र सामाजिक तंत्र को कुशलता से रेखांकित किया गया। शिल्प के धरातल पर किसी विशिष्ट फॉर्म के प्रति आग्रह नहीं रखा गया। कहानी की भाषा को स्पष्ट, सहज और संप्रेषण बनाया गया। जनवादी कहानी हिंदी कहानी की विकास यात्रा में 8वें दशक के अंत में जनवादी कहानी आंदोलन की पृष्ठभूमि बनती हुई दिखाई देती है। सामान्यतः सन 1982 में दिल्ली में 9 जनवादी लेखक संघ की स्थापना के साथ जनवादी कहानी आंदोलन का आरंभ माना जाता है। यह आंदोलन स्वयं को प्रेमचंद की कहानी परंपरा के विकास के रूप में देखता है। 1982 ईस्वी से लेकर अब तक के इस कहानी आंदोलन से जुड़े कई रचनाकार कहानी लेखन के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, जिनमें स्वयं प्रकाश, रमेश उपाध्याय, असगर वजाहत, शिव मूर्ति, संजीव सूरज, पालीवाल आदि प्रमुख हैं। यह आंदोलन यह स्वीकार करता है कि मध्य वर्ग का भविष्य सर्वहारा के साथ है और उसे सर्वहारा ही बल प्रदान कर सकता है। यह कहानी सर्वहारा पर किए जा रहे शोषण के विरुद्ध संघर्ष पर सर्वाधिक बल देती है और
किसान मजदूर आदि के संघर्ष को सूक्ष्मता एवं सजगता से उभारती है। जनवादी कहानी में मध्य वर्ग के विभिन्न आयाम खुलते हुए दिखाई देते हैं। इनमें सर्वाधिक बल मध्य वर्गीय संस्कारों से मोह भंग पर है। इसके अतिरिक्त आत्मलोचन, सामाजिक विसंगतियों के प्रति तीव्र असंतोष तथा सर्वहारा के निकट जाने की लालसा, इन पक्षों पर जीवन जनवादी कहानी विशेष बल देती है। जनवादी कहानी का वैशिष्ट्य यह है कि वह समस्याओं को जीवन के बीच से उठाती है। यह मार्क्सवादी विचारधारा को स्वीकार करती है किंतु उसे अनुभव से जोड़कर प्रस्तुत करती है। जनवादी कहानी कथ्य के अनुरूप सहज शिल्प एवं भाषा के प्रयोग पर विश्वास करती है। काशीनाथ सिंह को सुधीर घोषला, स्वयं प्रकाश की सूरज कब निकलेगा, शिव मूर्ति की कसाई बाड़ा, संजीव की अपराध आदि इस धारा की प्रमुख कहानियां हैं। सचेतन कहानी यह आंदोलन 1960 ईस्वी के बाद महीप सिंह द्वारा शुरू किया गया। इनका दावा है कि नई कहानी तथा अकहानी के दौर की कहानियां सत्रास और निरर्थकता बोध को इतना ज्यादा दिखाती हैं कि जीवन जीने की इच्छा खत्म होने लगती है। सचेतन कहानी संघर्ष और जागरूकता का समर्थन करती है। इसके प्रमुख उदाहरण है महीप सिंह की कील तथा शैलेश मटियानी की उसने नहीं कहा था सहज कहानी। इस आंदोलन के प्रवर्तक अमृत राय थे। हालांकि उन्होंने कहा है कि यह कोई आंदोलन नहीं है। सहज कहानी का दावा है कि इतने सारे आंदोलन द्वारा कहानी पर विचारधाराएं थोपे जाने के कारण वह मूल कथा रस खत्म हो गया जो कहानियों का प्राण माना जाता है। अतः सहज विषयों तथा सहज भाषा में कहानी लिखना ही सहज कहानी की मांग है। नसीरा शर्मा और रमेश बत्रा इस दौर के प्रमुख लेखक हैं। सक्रिय कहानी यह आंदोलन 1962 ईस्वी में राकेश वत्स द्वारा मंच पत्रिका के माध्यम से शुरू किया गया। इनका दावा है कि कहानीकारों को समस्याओं का निष्क्रिय प्रस्तुतिकरण नहीं करना चाहिए बल्कि उनसे लड़ने का हौसला भी पाठक को देना चाहिए। राकेश वत्स की कुछ कहानियां इस दौर में प्रसिद्ध हुई, जैसे हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है और एक दिन। हिंदी कहानी की वर्तमान स्थिति विगत 2-3 दशकों से हिंदी कहानी परिवर्तन के दौर से गुजरती रही है। यह परिवर्तित युग परिवेश का परिणाम है। आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण का तीव्र प्रसार, सांप्रदायिकता का नवउभार तथा व्यक्तिवादित्व के चरम उफान के ने हिंदी कहानी को कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर प्रभावित किया। आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण को लेकर पुरानी पीढ़ी, बीच की पीढ़ी और नई पीढ़ी सभी पीढ़ियों के कथाकारों ने बेहतरीन कहानियां लिखकर अपने समय में सार्थक हस्तक्षेप किया है। वैश्वीकरण ने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी स्तरों पर परिवर्तन उपस्थित किया है। सार्वजनिक संस्थानों का निजी संस्थानों में बदल जाना, निजीकरण के नाम पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन और उनका बढ़ता आश्चर्य, उनके द्वारा उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद का तीव्र प्रसार आदि ऐसी स्थितियां हैं जिनसे वर्तमान हिंदी कहानी टकरा रही है। ऐसी कहानियां में निम्नलिखित कहानियां उल्लेखनीय। कहानी लेखक काउंटडाउन, संजीव, चीयर ऑफ कोला ब्लूम, जय नंदन, वारेन हेस्टिंग का सांड, उदय प्रकाश, पीली छतरी वाली लड़की, उदय प्रकाश, पापा का चेहरा, मो आरिफ, प्रतियोगी, नीलाक्षी सिंह, जल डमरू, मध्य अखिलेश। वैश्वीकरण और उससे उत्पन्न प्रवृत्तियों ने भारतीय राजनीति और राजनेताओं को भी प्रभावित किया है। भ्रष्टाचार और घपले अब सामान्य बातें हो गई हैं जिनसे कोई भी राजनीतिक दल अछूता नहीं है। ऐसी चीजें अब सनसनी भी उत्पन्न नहीं करती। इस स्थिति पर कई सशक्त कहानियां लिखी गई। इनमें प्रभात रंजन की कहानी जानकी पुल उल्लेखनीय है, जो बारीकी से देश की उस व्यवस्था को अनावृत करती है जिसने जनता को विकास के झूठे सपने परोसे, जो लगातार टूटते रहे। भारत में वोट बैंक की राजनीति किस तरह क्षेत्र, धर्म, भाषा और जाति
के आधार पर लोगों को बांटने का काम करती रही हैं। इसका गहरा चित्रण स्वयं प्रकाश की कहानियों, पार्टीशन और क्या तुमने कभी सरदार भिखारी देखा मैं हुआ है, वर्तमान कहानी की चिंता के केंद्र में सांप्रदायिकता की समस्या भी रही है और वह रचनात्मक धरातल व सांप्रदायिक मनोवृत्ति का पत्रकारिता करती रही है। इस दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण कहानियां निम्नलिखित हैं। कहानी लेखक नाम में क्या रखा है? हरि भटनागर, अतिथि देवो भव, अब्दुल बिस्मिल्लाह। अफवाहें, हृदय येस, क्या कहना है जटायु, पंकज बिष्ट और अंत में प्रार्थना। उदय प्रकाश, परिंदे का इंतजार सा कुछ, नीलाक्षी सिंह, मर गया दीपनाथ, चंद्र किशोर जायसवाल, बेलपत्र, गीतांजलि, श्री। इनमें से कई कहानियां पूर्ववर्ती कहानियों से इस धरातल पर भिन्न है और कि इनमें सांप्रदायिकता की समस्या को प्रेम के परिप्रेक्ष्य में उठाया गया है। गीतांजलि जी श्री की बेलपत्र, नीलाक्षी सिंह के की परिंदे का इंतजार सा कुछ तथा मोहम्मद आरिफ की चोर सिपाही ऐसी ही कहानियां हैं। इस दौर की कई कहानियों में व्यक्तिवादिता के उफान में व्यक्तित्व तथा और सामाजिक संबंधों के क्रमशः क्षीण पड़ते जाने का चित्रण हुआ। देवेंद्र की क्षमा करो हे वत्स, पंकज मित्र की हुडुक लुल्लू तथा उमाशंकर चौधरी की अयोध्या बाबू सनक गए हैं इस दृष्टि से उल्लेखनीय कहानियां हैं। वर्तमान हिंदी कहानी की कई कहानियां सामाजिक संरचना की जड़ता और उसमें हो रहे परिवर्तन का बयान करती हैं। निम्नलिखित कहानियों में वर्ण व्यवस्था और उसमें उत्पन्न होने वाली विभिन्न स्थितियों का बहुत सशक्त चित्रण हुआ है। कहानी लेखक धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, दूधनाथ सिंह, मनु, हृदयेश पांडे, कौन, कुमति तोहे लागी, काशीनाथ सिंह। कई कई कहानियों में विकास के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण जीवन का बहुत ही गहरा चित्रण हुआ है। ये कहानियां यह निरूपित करती हैं कि विकास की कथित प्रक्रिया में ग्रामीण जीवन की दरिद्रता और विकृति कम होने की जगह और बढ़ी है। समर्थ वर्ग विकास प्रक्रिया का अपने हित साधन में दोहन करते रहे हैं। इस दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण कहानियां हैं। कहानी लेखक कसाईवाड़ा, शिवमूर्ति तिरबेनी का तड़बन्ना, सजीव। कुछ कहानियों में अकाल और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में ग्रामीण जनता की लाचारी और गरीबी का तीखा चित्रण हुआ है। शिवमूर्ति की अकाल दंड तथा अरुण प्रकाश की जल प्रतर ऐसी ही कहानियां हैं। वर्तमान की एक विकट समस्या वृद्धावस्था की समस्या है। भारतीय समाज में आए बदलावों के कारण यह समस्या बहुत गहरी हो गई है। वर्तमान कहानीकारों का ध्यान इस समस्या की ओर भी गया है। जसविंदर शर्मा की स्वीट होम और रविंद्र कलिया की बूढ़वा मंगल इस दृष्टि से उल्लेखनीय कहानियां हैं। वर्तमान हिंदी कहानी की एक उल्लेखनीय घटना नई पीढ़ी के युवा कहानीकारों की एक बड़ी संख्या का समर्थ कहानीकारों के रूप में सामने आना है। इन युवा कहानीकारों में प्रभात रंजन, कुणाल सिंह, चंदन पांडे, मनीषा कुलश्रेष्ठ, मोहम्मद आरिफ, नीलाक्षी सिंह, शशि भूषण द्विवेदी, उमाशंकर चौधरी आदि अनेक प्रतिभाशाली कहानीकार सम्मिलित हैं। कुछ महत्वपूर्ण कहानियां हैं। कहानी लेखक भूलना चंदन पांडे, अयोध्या बापू सनक गए, उमाशंकर चौधरी, शिल्पहीन, शशि भूषण द्विवेदी, स्त्री विमर्श और दलित विमर्श की सशक्त उपस्थिति वर्तमान कहानी में दिखाई दे रही है। स्त्री विमर्श की दृष्टि से अल्पना मिश्र, मनीषा कुलश्रेष्ठ, जयश्री राय, नीलाक्षी सिंह प्रत्यक्ष आदि कहानीकार तथा दलित विमर्श की दृष्टि से अजय नवारिया, जयप्रकाश करदम, सूरजपाल चौहान, कंवल भारतीय आदि उल्लेखनीय हैं। दलित लेखन में ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी शव यात्रा एक महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी में इस तथ्य को उभारा गया है कि सवर्ण जातियों और दलितों के बीच ही नहीं, दलित जातियों के बीच भी भेदभाव मौजूद है। शिल्प के धरातल
पर वर्तमान कहानी में कई नए प्रयोग दिखाई देते हैं। फंतासी, किस्सा गोई, आत्मकथा, स्मरण, रिपोर्टाज, व्यंग्य आदि कई कथा युक्तियों का प्रयोग वर्तमान कहानियों में हो रहा है। युवा कहानी वर्तमान हिंदी कहानी की एक महत्वपूर्ण घटना नई पीढ़ी के कहानीकारों का बड़ी संख्या में समर्थ कहानीकार के रूप में उभारा है। इनके द्वारा लिखी गई कहानियों के लिए युवा कहानी की संज्ञा प्रचलन में आ चुकी है। हिंदी की कुछ पत्रिकाओं ने युवा कहानी के लिए मंच देने का काम किया है। इन पत्रिकाओं में रविंद्र कालिया के संपादकत्व में निकलने वाली पत्रिका नया ज्ञानोदय अग्रणी है। नया ज्ञानोदय के युवा कहानी विशेषांकों ने युवा कहानी को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। युवा कहानी धरातल धारा के महत्वपूर्ण कहानीकारों में प्रभात रंजन, कुणाल सिंह, चंदन पांडे, मनीष कुलश्रेष्ठ, मोहम्मद आरिफ, नीलाची सिंह, शशि भूषण द्विवेदी, उमाशंकर चौधरी, पंकज सिंह, अनिल कुमार यादव आदि का नाम लिया जा सकता है। युवा कहानी वर्तमान दौर में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में हो रहे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिवर्तनों को सशक्त, तथ्यगत एवं विशालगत प्रयोगों के साथ पकड़ने का प्रयत्न कर रही हैं। यही कारण है कि इसने अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई है। कुछ कहानियों की चर्चा करते हुए इसे देखा जा सकता है। युवा कहानीकारों ने आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण को संदर्भित कर उल्लेखनीय कहानियां लिखी हैं। इस प्रक्रिया ने मानवीय संबंधों पर कितनी गहरी चोट की है, इससे नीलाची सिंह की प्रतियोगी, मोहम्मद आरिफ की पाप का चेहरा, पंकज सिंह की हुडुकुल्लू, उमाशंकर चौधरी की अयोध्या बापू सनक गए हैं आदि कहानियों में देखा जा सकता है। प्रभात रंजन की कहानियां जानकी पुल बारीकी से देश की उस व्यवस्था को अनावृत करती हैं जिसने जनता को विकास के झूठे सपने परोसे जो लगातार टूटते रहे। युवा कहानीकारों ने विभिन्न समस्याओं को प्रेम के परिप्रेक्ष्य में उठाते हुए प्रभावशाली कहानियां लिखी हैं। नीलाची सिंह की परिंदे का इंतजार था कुछ तथा मोहम्मद आरिफ की चोर सिपाही जहां सांप्रदायिकता की समस्या को प्रेम के परिप्रेक्ष्य में उठाती हैं, वहीं कुणाल सिंह की कहानी रोमियो जूलियट और अंधेरा असम में हिंदी भाषाई के विरुद्ध हुए आंदोलन को प्रेम कथा से जोड़कर उठाती हैं। चंदन पांडे की कहानी भूलना पूंजीवाद की गिरफ्त में फंसते जाते निम्न मध्य वर्गीय परिवार की कहानी है। यह परिवार अपने बड़े बेटे को इंजीनियर बनाने के सपने में इस तरह डूब जाता है कि बेटा ही आंखों से ओझला हो जाता है। इस कहानी में चंदन पांडे ने जादुई यथार्थवाद का सफल प्रयोग किया है। शिल्प के धरातल पर युवा कहानी में कई नए प्रयोग दिखाई देते हैं। फंतासी, किस्सा गोई, आत्मकथा, स्मरण, रिपोर्टाज, व्यंग्य, जादुई यथार्थवाद आदि कई कथा युक्तियों का प्रयोग वर्तमान कहानी में हो रहा है। हिंदी कहानी में जादुई यथार्थवाद मैजिकल रियलिज्म शब्दावली का आरंभिक प्रयोग कुछ लैटिन अमेरिकी लेखकों के रचना कर्म को व्याख्यात करने के लिए किया गया है। शीघ्र ही यह अपने विशिष्ट अर्थों के साथ साहित्य समीक्षा का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। लैटिन अमेरिकी कथाकार गैब्रियल गार्सिया मार्कोज ने अपने कथा साहित्य में जादुई यथार्थवाद का सशक्त प्रयोग करते हुए इस पद्धति को विश्वव्यापी बना दिया है। जादुई यथार्थवाद रचना में यथार्थ को अभिव्यक्त करने की एक पद्धति है। इसके अंतर्गत रचनाकार मिथकों, विश्वासों, मान्यताओं आदि का सहारा लेकर यथार्थ को प्रभावशाली रूप में अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करता है। वह इसके माध्यम से यथार्थ की जटिलता को भी पकड़ने की कोशिश करता है। विगत 2-3 दशकों में कुछ कहानीकारों ने जटिल सामाजिक यथार्थ एवं जीवन के बदलाव को अभिव्यक्ति देने हेतु अपने कहानियों में जादुई यथार्थवाद को शिल्प के स्तर पर अपनाया है। कुछ आलोचकों
के मत से हिंदी कहानी में जादुई यथार्थवाद का सर्वप्रथम प्रयोग पंकज बिष्ट के कहानी संग्रह बच्चे गवाह नहीं हो सकते में संकलित कहानियों में दिखाई देता है। जादुई यथार्थवाद का सबसे सशक्त एवं सफल प्रयोग उदय प्रकाश ने किया है। अपनी कई कहानियों में इस पद्धति का प्रयोग करते हुए उन्होंने यथार्थ को गहरी संवेदनशीलता के साथ उजागर किया है। उदय प्रकाश की कहानी तिरछी जादुई यथार्थवाद के प्रयोग का सबसे सशक्त उदाहरण है। इस कहानी में पाठक का सामना सर्वप्रथम तिरछी और उसके दुख स्वप्न से होता है, जो एक प्रचलित ग्रामीण विश्वास है, किंतु यह कहानी का निहितार्थ नहीं है। कहानी में तिरछी के काटने से पिता की मृत्यु का चित्रण यथार्थ की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि कहानीकार तिरछ के माध्यम से शहरी जीवन की जटिलता, अमानवीयता और संवेदना शून्यता का चित्रण करता है। उदय प्रकाश की कुछ अन्य कहानियों दरियाई घोड़ा, मूंगा धागा और आम का बौरा आदि में भी जादुई यथार्थवाद का सशक्त प्रयोग दिखाई देता है। वर्तमान में कुछ युवा कहानीकार भी अपनी कहानियों में जादुई यथार्थवाद की पद्धति का सफल प्रयोग कर रहे हैं। संजय खाती ने बापू की घड़ी और चंदन पांडे ने भूलना में जादुई यथार्थवाद का कुशल प्रयोग किया है। हिंदी के कुछ अन्य प्रमुख कहानीकार हिंदी कहानी की विकास यात्रा में ऊपर वर्णित कहानीकारों के अलावा कुछ अन्य ऐसे नाम हैं जिन पर बात किए बिना यह अधूरी चर्चा रहती है। ऐसे प्रमुख लेखकों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी नीचे दी जा रही है। राजेंद्र यादव नई कहानी के प्रस्तावकों में हैं, जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल, टूटना तथा हासिल तथा अन्य कहानियां उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। राजेंद्र यादव की कहानियां मुख्यतः मध्य वर्ग पर केंद्रित हैं। उनकी कहानियों के प्रमुख आयाम हैं शहरी मध्यवर्गीय जीवन का एकाकीपन, भय, संत्रास, मृत्युदंश, वैविध्यक प्रेम, नारी पुरुष के नवीन संबंध, प्राचीन संबंधों की स्मृति तथा संबंधों की टूटन आदि। राजेंद्र यादव की स्त्री पुरुष संबंध वाली कहानियों की संख्या काफी अधिक है। इस संदर्भ में पुराने नाले पर नया फ्लैट टूटना आदि कहानी विशेष रूप में उल्लेखनीय है। राजेंद्र यादव की कुछ कहानियों में राजनीतिक सामाजिक विसंगतियों की झलक भी मिलती है। ऐसी कहानियों में लंच टाइम, बिरादरी बाहर, प्रश्नवाचक पेड़ आदि का उल्लेख किया जा सकता है। राजेंद्र यादव भारतीय समाज में स्त्री के बहुविध उत्पीड़न के प्रति सजग और संवेदनशील हैं। उनकी कहानी यहाँ खेल खिलौने, नास्तिक, यहाँ लक्ष्मी कैद है आदि उनकी इसी संवेदनशीलता का प्रमाण है। जहाँ लक्ष्मी कैद है में एक ऐसे पिता का चित्रण है जिसके मन में यह विश्वास गहराई से जमा है कि लड़की को घर से निकलते ही, उसका विवाह करते ही उसकी सारी स्त्री और संपदा उसे छोड़ जाएगी। इसीलिए वह अपनी बेटी को लक्ष्मी मानकर उसे कैद में रखता है। उसकी 26 वर्ष की बेटी लक्ष्मी उसी कैद में हिस्टीरिया का शिकार हो जाती है। राजेंद्र यादव मन स्थिति का सहज सूक्ष्म चित्रण करने में कुशल हैं। अपनी परिवर्ती कहानियों में वे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सूत्रों को अधिक महत्व देते प्रतीत होते हैं। अपने पार अनुपस्थित संबंध, मेहमान आदि कहानियों में मनोवैज्ञानिक सूत्र आसानी से ढूंढे जा सकते हैं। निर्मल वर्मा नई कहानी आंदोलन के कहानीकारों में निर्मल वर्मा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो नई कहानी के महत्वपूर्ण आलोचक नामवर सिंह ने इन्हें नई कहानी तथा कथा आंदोलन का प्रणेता मानते हुए इनकी कहानी परिंदे को पहली नई कहानी कहा। दूसरे, निर्मल वर्मा की कहानी यहाँ कथा वस्तु एवं शिल्प की दृष्टि से विशिष्ट है। निर्मल वर्मा की अधिकांश कहानियों की पृष्ठभूमि विदेश की है और उनकी अधिकांश कहानियों में प्रेम को विषय के रूप में ग्रहण किया गया है। निर्मल वर्मा की कहानियों में प्रयुक्त भाषा में काव्यात्मक लय विद्यमान है। आधुनिक बिंबों प्रतीकों से भाषा में सांकेतिकता लाई गई है। परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में आदि निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह हैं। 1.5 इंच ऊपर लवर्स
पराए शहर में, लंदन की एक रात, परिंदे आदि उनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। कमलेश्वर हिंदी कहानी में नई कहानी आंदोलन का सूत्रपात करने वाले 3 कहानीकारों में मोहन राकेश और राजेंद्र यादव के साथ कमलेश्वर भी शामिल थे। राजा निर्बसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया आदि कमलेश्वर की कहानी संग्रह है। कमलेश्वर की कहानियों के केंद्र में वह मध्यवर्गीय जीवन यथार्थ है जिसका मध्य वर्ग अनजाने सामना करता रहा है। सामायिक जीवन की घुटन पीड़ा, आशा निराशा आदि बड़ी संवेदनशीलता के साथ इनकी कहानियों में अभिव्यक्त हुई है। शिल्प के स्तर पर कमलेश्वर ने कई प्रयोग किए हैं। इनमें जहां 2 युग की संवेदना की अभिव्यक्ति के लिए दोहरे कथानक का प्रयोग है, राजा निर्बसिया वही आधुनिक जीवन में व्याप्त असंगतियों को फैंटेसी के माध्यम से भी अभिव्यक्ति दी गई है। जॉर्ज पंचम की नाक कहीं एक ही कहानी में कहीं कई कहानियों की संभावनाएं जुटाई गई हैं। एक थी बिमला तो कहीं कहीं शीर्षक तक में प्रयोग किए गए हैं। कमलेश्वर का एक बड़ा योगदान यह भी है कि उन्होंने समानांतर कहानी आंदोलन को जन्म दिया। 1970 दशक में यह आंदोलन हिंदी कहानी की बड़ी उपलब्धि माना गया था। अमरकांत की प्रसिद्ध कहानी नई कहानी की प्रतिष्ठा के साथ हुई है। वे नई कहानी की प्रगतिशील चिंतन धारा के प्रतिनिधित्व कहानीकार हैं जिन्होंने निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव आदि की आधुनिकतावादी दृष्टि के स्थान पर प्रेमचंद की परंपरा को अपना समय के अनुरूप विकसित किया। डिप्टी कलेक्टरी जिंदगी और जोक, सप्ताहांत, दोपहर का भोजन आदि उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। अमरकांत की कहानियों में मुख्यतः मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के पात्रों का जीवन दशाओं और संवेदनाओं का चित्रण हुआ है। इनमें मध्य वर्ग अपने समस्त अभावजन्य पीड़ा, वैचारिक अंतर विरोध, चारित्रिक विसंगतियां और नैतिक बोध की असंगतियों के साथ उपस्थित है। मध्य वर्ग के साथ साथ निम्न वर्ग भी बड़ी विश्वसनीयता के साथ अमरकांत की कहानियों में विद्यमान है। आजादी के बाद भारतीय राजनीति पर हावी वर्गों के चरित्र की पोल खोलना, उनकी आलोचना करना और उन पर व्यंग करना भी अमरकांत की कहानियों की प्रमुख विशेषता है। जिंदगी और जोक में मानवीय जीविका के अंकन के साथ साथ हाशिए पर स्थित समाज के प्रति मध्य वर्ग की अमानवीय मानसिकता का भी अंकन किया गया है। दोपहर का भोजन एक बेरोजगार मध्यवर्गीय परिवार की अभावग्रस्त की बेजोड़ कहानी है। डिप्टी कलेक्टर मध्य वर्गीय आकांक्षाओं की दयनीयता और उसके ध्वस्त होने की कहानी है। इस कहानी में डिप्टी कलेक्टरी की परीक्षा देता है पुत्र और व्यग्रता एवं बेचैनी की मार सहता है पिता। इंटरव्यू कहानी में उन पढ़े लिखे नौजवानों का अंकन है जो आज़ादी के लगभग तत्काल बाद बेरोजगार की भीड़ में शामिल हो गए थे। अमरकांत की कहानियों का शिल्प बिल्कुल सहज और स्वाभाविक है। स्थितियां एक के बाद एक सहज रूप में सामने आती हैं और उनके माध्यम से कहानी की मूल संवेदना व्यंजित हो जाती है। अमरकांत की भाषा की विशेषता उसकी सहजता है। मानक हिंदी में भोजपुरी शब्दों का फूट देकर उन्होंने एक ऐसी भाषा निर्मित की है जो कहीं से भी कृत्रिम नहीं लगती। व्यंग के कलात्मक उपयोग से यह भाषा और भी सशक्त हो जाती है। काशीनाथ सिंह प्रगतिशील चेतना के प्रतिबद्ध लेखक हैं। अपने लेखन के प्रत्येक दौर में वे समानता आदमी के पक्षधर रहे हैं। नगरीय जीवन के छल छदम से परे उनका सहज ग्रामीण मन अपने खरे स्वभाव के साथ निरंतर उनके साथ रहा है। उनकी कहानियों में व्यवस्था द्वारा आम आदमी के शोषण, ग्रामीण और नगरीय जीवन मूल्यों की टकराहट, मानवीय मूल्यों का विघटन और मनुष्य का नैतिक पतन तथा गांव के बदलते सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य के साथ सहज मानवीय संबंधों के निशेष होते जाने की पीड़ा का बड़ा ही मार्मिक और प्रभावी चित्रण किया गया है। सदी का सबसे बड़ा आदमी कहानी मानव मूल्यों की स्थापना पर बल देती है। इस कहानी में लेखक का रचनात्मक निर्णय यही है कि जहाँ कहीं भी व्यवस्था या
व्यवस्था या समाज का सत्वत्व हरण करने वाली ताकतों को चुनौती देने वाला कोई भी व्यक्ति बचा हुआ है, वही व्यक्ति बदलाव की आकांक्षा वाली इस सदी का सबसे बड़ा आदमी है। जंगल जातकम कहानी में जातक शैली और फतांसी शिल्प में जनवादी सोच को व्यक्त किया गया है। कहानी सराय मोहन की कहानी में लेखक ने स्पष्ट किया है कि सामंती व्यवस्था के अवशेष देश में न केवल मौजूद है बल्कि अवसर मिलने पर वे फिर से सक्रिय हो सकते हैं। अपना रास्ता लो बाबा कहानी में काशीनाथ सिंह ने नई सभ्यता के खोखलेपन के आदर्श को बड़ी सफलता से चिन्हित किया है। कथ्य के साथ साथ काशीनाथ सिंह की भाषा जन भाषा के अत्यंत निकट है, जिसमें वे सहजता से अर्थ समृद्धि लाने के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। सहजता तथा संप्रेषणता उनकी भाषा की अन्य प्रमुख विशेषताएं हैं। किस्सा गोई काशीनाथ सिंह के कथा शिल्प की प्रमुख विशेषता है। प्रेमचंद के बाद कहानी में किस्सा गोई का तत्व लुप्त प्राय दिखाई देता है। काशीनाथ सिंह इसे कहानी में पुनर्प्रतिष्ठित करते हैं। उदय प्रकाश समकालीन कहानी के अत्यंत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। दरियाई घोड़ा, तिरिछ और अंत में प्रार्थना, पीली छतरी वाली लड़की आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। उदय प्रकाश की कहानियां आज के विश्वव्यापी पूंजीवाद के चलते उग आए सर्वग्रासी प्रलोभनों के तर्क संगत प्रतिरोध की कहानियां हैं। उनकी कहानियों में मुख्य रूप से शोषण का प्रतिरोध तथा हमारे जीवन के अंतर्विरोधों की ओर संकेत किया गया है। अपनी कहानियों के लिए उदय प्रकाश ने मुक्तिबोध के फैंटेसी शिल्प की तर्ज पर स्वप्न और यथार्थ के धूप छांव मेल से एक खास किस्म का जादुई यथार्थ विकसित किया है। अपनी कहानियों में निहित यथार्थ को व्यक्त करने के लिए उन्होंने एक विशेष प्रक्रिया का उपयोग किया है। कथा और शिल्प दोनों स्तरों पर उदय प्रकाश की कहानियां अपनी मौलिकता और नवीनता में बेजोड़ हैं। हिंदी कहानी में दलित चेतना व विमर्श। हिंदी कहानी में दलित चेतना को दो भागों में बांटकर देखना उचित है। एक तो हिंदी कहानी का सामान्यतः विकास परंपरा में दलित जीवन को अभिव्यक्त करने वाली कहानियों के परिप्रेक्ष्य में, और दूसरे साहित्य में दलित विमर्श के उभार के बाद दलित साहित्यकारों द्वारा रचित कहानियों में अभिव्यक्त दलित जीवन के परिप्रेक्ष्य में ध्यातव्य है कि दलित साहित्यकार दलितों द्वारा सृजित साहित्य को ही वास्तविक दलित साहित्य मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार स्वयं वेदना पर आधारित साहित्य ही यथार्थ साहित्य होता है। कहानी की सामान्य विकास परंपरा में सर्वप्रथम प्रेमचंद की कहानियों में दलित जीवन की व्यापक अभिव्यक्ति दिखाई देती है। उनके उपरांत निराला, राहुल सांस्कृत्यायन, यशपाल और आदि स्वतंत्रता पूर्वक कहानीकारों तथा मार्कंडेय, अमरकांत, शिव प्रसाद सिंह, राजेंद्र यादव, उदय प्रकाश आदि स्वतंत्रोत्तर कहानीकारों की कहानियों में दलित जीवन की अभिव्यक्ति हुई है। प्रेमचंद पहले कहानीकार हैं जो भारतीय समाज व्यवस्था में अत्यंत दयनीय जीवन जीते दलितों या शूद्रों को अपनी कहानियों का विषय बनाते हैं और उनकी यातनाओं एवं जीवन संघर्ष का संपूर्णता एवं अंकन करते हैं। विशेषकर प्रेमचंद की परावर्ती यथार्थवादी कहानियां मंत्र, ठाकुर का कुआं, सदगति, दूध का दाम, मुक्ति मार्ग, कफन आदि दलित चेतना की दृष्टि से हिंदी कहानी को महत्वपूर्ण देन है। प्रेमचंद इन कहानियों में दलितों के शोषण को गहरी संवेदना के साथ रेखांकित करते हैं तथा ब्राह्मणवाद पर चोट करते हैं, लेकिन उनकी इन कहानियों के दलित पात्र संघर्ष करते हुए नजर नहीं आते। गैर दलित कहानीकारों द्वारा लिखी गई दलित संवेदना की स्वतंत्रोत्तर कहानियों में मार्कंडेय की हल योग, उदय प्रकाश की टेपचू, मुद्राक्षस की फरार, मालवा राजा से बदला लेगी, रमणिका गुप्ता की
जुठाई, राजेंद्र यादव की दो दिवंगत आदि उल्लेखनीय है। हालांकि स्वतंत्रता पूर्व यशपाल एवं राहुल संस्कृत्यान की कहानियों के दलित पात्रों में विद्रोही चेतना दिखाई देने लगी थी, लेकिन स्वतंत्रोत्तर उपयुक्त कहानियों में दलित पात्रों की विद्रोह एवं संघर्ष चेतना अधिक मुखर रूप में दिखाई देती है। उदय प्रकाश की टेपचू कहानी का दलित पात्र टेपचू अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है। कई प्रहारों के बावजूद वह हार नहीं मानता। अंत में समांती शोषण यह कहने को मजबूर हो जाता है, टेपचू कभी मरेगा नहीं, साला जिन्न है। दलित रचनाकारों द्वारा लिखे गए कहानी साहित्य के केंद्र में मूलतः अम्बेडकरवादी विचारधारा है। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार दलित समाज की सबसे बड़ी जरूरत है उन्हें उनके खोए हुए स्वाभिमान एवं आत्मसम्मान का बोध कराना। इन सब के लिए जरूरी था उन्हें शिक्षित करना, संगठित करना और संघर्ष में उतारना। उन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित होकर अधिकतर दलित कहानीकारों ने अपने भोगे हुए यथार्थ को सामने लाते हुए शोषण के प्रति विद्रोही स्वर अपनाया है। वे सदियों से चली आ रही व्यवस्था के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाते बल्कि कुछ सवाल भी खड़े करते हैं। मोहनदास नेमिसराय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश करदम, प्रहलाद चंद्र दास, दयानंद बटोही, रतन कुमार सभारिया, जिया लाल आर्य, सूरजपाल चौहान, सयोसराज सिंह बेचन आदि प्रमुख दलित कहानीकार हैं। दलित महिला कहानीकारों ने भी दलित कहानी लेखन में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज की है। इनमें रजत रानी, मीनू, कावेरी, सुशीला, टक भौरे, उषा चंद्रा, सुमित्रा महरोल आदि के नाम उल्लेखनीय। मोहनदास नेमिसराय शोषण से बचने के लिए संगठन पर बल देते हैं। उनकी कहानी अपना गांव में उनकी यह सोच स्पष्ट रूप से उभरी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के चर्चित कहानी संग्रह सलाम की कहानियों में दलितों का जीवन, संघर्ष, व्यथा और व्यवस्था के प्रति विद्रोह का स्वर अभिव्यक्त हुआ है। अपनी कहानियों के माध्यम से वे दलित समाज की यथास्थितिवादी सोच पर भी प्रश्न खड़े करते हैं। उनकी कहानी सलाम पुरखों की उस पारंपरिक रस्म के विरोध की कहानी है जिसके तहत रागंड जैसी स्ववर्ण जातियों के दरवाजों पर दलित दुल्हनों को सलाम के लिए जाना पड़ता था। जयप्रकाश करदम की चमार और लाठी महत्वपूर्ण दलित कहानियां हैं। चमार कहानी स्वतंत्रता के बाद भी दलितों की यथावत कायम दयनीय दशा को उजागर करती है। लाठी कहानी दलित संगठन पर जोर देने वाली कहानी है। दलित महिला कहानीकारों की कहानियों में दुलहरा संघर्ष दिखाई देता है। एक और उनमें शोषणकारी उच्च जातियों से संघर्ष दिखाई देती है, तो दूसरी ओर अपने ही दलित समाज की पितृसत्तात्मक मानसिकता से इस दृष्टि से रजत रानी, मीनू की सुनीता, सुशीला, टक भौरे की सिलिया, उषा चंद्र की लोकतंत्र में बकरी, सुमित्रा महरोल की नन्ही आदि कहानियां उल्लेखनीय हैं। दलित कहानीकारों ने अपनी कहानियों में सीधे सादे शिल्प को अपनाया है। वे शिल्प की सुगढ़ता के चक्कर में न पढ़कर भाषा की सुग्राह्यता, सरलता और स्पष्टता पर जोर देते हैं। समग्र रूप में हम कह सकते हैं कि हिंदी की दलित कहानियां सामाजिक जीवन की विसंगतियों एवं द्रुपताओं का चित्रण करते हुए सामाजिक न्याय से मुक्ति के लिए संघर्ष एवं विद्रोह की चेतना का प्रणयन करती हैं और प्रकारांतर से समता मूलक समाज की स्थापना का रचनात्मक प्रयत्न करती हैं। हिंदी कहानी और स्त्री विमर्श। हिंदी कहानी में स्त्री की उपस्थिति को विभिन्न चरणों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला चरण नारी लेखन के दौर से पहले का है, जिसमें कई पुरुष लेखक अपनी संवेदनशीलता के बल पर नारी जीवन के दर्द तथा द्वंद्वों की पड़ताल कर रहे थे। प्रेमचंद से पहले कुछ कहानीकार नारी सुधार जैसे विषयों पर लिख रहे थे, पर नारी की समस्याओं को गंभीरता से पहली बार प्रेमचंद ने ही उठाया। उनकी बूढ़ी काकी, गीला, नया विवाह जैसी कहानियां अलग अलग
कोणों से स्त्री जीवन की समस्याओं को उभारती हैं। मनोवैज्ञानिक कहानीकार जैनेंद्र ने नारी मन की सूक्ष्मताओं को मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखने की सजग चेष्टा की, तो प्रगतिवादी कहानीकार यशपाल ने अपने मार्क्सवादी चिंतन के आधार पर नारी की वंचनाओं और शोषण को उभारा। दूसरा चरण वह है जब महिलाओं स्वयं साहित्य के क्षेत्र में उतरी और उन्होंने अपने भोगे हुए यथार्थ को अपने ही कलम के जरिए पेश करना शुरू किया। इसी दौर में यह कहा गया कि स्त्रियों की वेदना स्त्रियां ही समझ सकती हैं, क्योंकि संवेदना चाहे जितनी भी तीव्र और व्यापक हो, वह स्वयं वेदना के बराबर नहीं हो सकती। इसी प्रवृत्ति को सामान्यतः नारी विमर्श कहा जाता है। हिंदी कहानी लेखन में एक अस्थायी प्रवृत्ति एवं उपस्थिति के स्तर पर महिला कहानी लेखन विशेषतः स्वतंत्रोत्तर परिदृश्य की प्रघटना है। हिंदी में इसे नव लेखन का दौर 1950 से 1975 कहा जाता है। मूलतः नई कहानी में महिलाएं लेखिकाओं का हस्तक्षेप पहली बार बढ़ता हुआ दिखता है। मन्नू भंडारी, कृष्ण सोबती, उषा प्रियवंदा, नसीरा शर्मा, मेहरुनिसा परवेज, अलका सरावगी आदि लेखिकाओं का अपना रचना संसार है, जो किसी सीमा तक पुरुषों के संसार से अलग है। विशेष तौर पर मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती एवं उषा प्रियवंदा ने अपनी आधुनिक नारी की मन स्थिति, पारिवारिक जीवन एवं पति पत्नी संबंध आदि विषयों को लेकर कहानियां लिखी हैं। जिन महिला रचनाकारों ने हिंदी के क्षेत्र में अपनी ठोस उपस्थिति दर्ज की है, उनमें से कुछ प्रमुख रचनाकार का परिचय नीचे दी जा रही है। मन्नू भंडारी नई कहानी के दौर की कहानीकार है। मैं हार गई, यह सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु आदि उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। मनु भंडारी ने बदले हुए परिवेश में संस्कार और आधुनिकता के बीच उलझे हुए नारी मन के द्वंद्व को बड़ी ईमानदारी से चित्रित किया है। वस्तुतः उन्होंने भावुकता से हटकर बदले हुए जीवन संदर्भ में नारी जीवन के यथार्थ को देखा परखा है और उसे अपनी कहानी में बड़ी सादगी के साथ व्यक्त किया है। उन्होंने अपनी कुछ कहानियों में मजदूर वर्ग की असहाय नारियों की दयनीय स्थिति, संघर्ष और उनकी मानसिकता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। उषा प्रियवदा नई कहानी के दौर की बहुत चर्चित कहानीकार हैं। जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ आदि इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। उषा प्रियवदा ने आधुनिक जीवन की ऊब, छटपटाहट, संत्रास और अकेलेपन की स्थिति को पहचाना और व्यक्त किया। उनकी अधिकांश कहानियां ऐसी शिक्षित युवतियों की कहानियां हैं जो स्वच्छंद और कुठ जीवन व्यतीत करने के सपने लेकर विदेश जाती हैं, लेकिन वहां की उपभोगवादी संस्कृति से टकराकर उनके सपने टूट जाते हैं और उनकी जिंदगियां त्रासदी में बदल जाती हैं। वापसी उषा प्रियवदा की अत्यंत चर्चित कहानी है, जो विभिन्न स्तरों पर संबंधों की टूटन को अभिव्यक्त करती है। इस कहानी में पति पत्नी, पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, इन सभी स्तरों पर संबंधों की आत्मीयता के सुख जाने का अंकन हुआ है। मछलियां भी उषा प्रियवदा की महत्वपूर्ण कहानी है। इस लेखिकाओं में कृष्ण सोबती की चर्चा नहीं की गई, क्योंकि कहानी आंदोलन के साथ उन पर टिप्पणी की गई है। नारी विमर्श पर लिखते हुए उनकी चर्चा करना भी आवश्यक है। समसामयिक दौर में हिंदी की प्रतिनिधि लघु पत्रिकाओं में प्रकाशित कहानियों पर दृष्टिपात करने से सिद्ध होता है कि हिंदी कहानी में महिला लेखन का योगदान प्रत्येक दृष्टि से बढ़ता जा रहा है। आज कई महत्वपूर्ण स्त्री लेखिकाएं कहानी लेखन में सक्रिय हैं। ध्रुवा सहाय, अनामिका सूर्यबाला, गीतांजलि श्री, अर्चना वर्मा, ममता कालिया, मृदुला गर्ग, राजी सेठ लंबे समय से हिंदी कहानी लेखन में सक्रिय हैं। बिल्कुल नई पीढ़ी में नीलाक्षी सिंह, जयश्री राय, प्रत्याशा आदि महत्वपूर्ण कहानी लेखिकाएं